नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। हाल फिलहाल में ममता बनर्जी कुछ ज्यादा ही परेशान है। परेशानी की बात भी है क्योंकि बंगाल में वैसे तो चुनावी मौसम में हिंसा होती ही रहती है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन हाल ही में जो घटना हुई, इतने सारे लोगों के घर जला दिए गए, उस पर हाई कोर्ट भी नाराज हुआ और बाकायदा सीबीआई इंक्वायरी बैठ गई। इसके अलावा ईडी ने उनके बहुत ही करीबी रिश्तेदारों पर अपना शिकंजा कस लिया है और ममता बनर्जी अब गुहार लगा रही हैं और विपक्षी दलों से कि उनको एकजुट होना है। और अब विपक्षी दलों की बात करें तो उसमें कांग्रेस भी शामिल है और ये वही कांग्रेस है जिसको लेकर ममता बनर्जी अलग अलग बयान जारी कर चुकी हैं। कभी कहती है वो कांग्रेस के खिलाफ हमें लड़ना चाहिए, कभी कहते हैं कांग्रेस खत्म हो गई है, उसको अलग रख के हमको विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। कांग्रेस अब विपक्ष पार्टी नहीं रही है, बड़ी पार्टी नहीं रही है। और ऐसे में कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने तो ये तक टिप्पणी कर दी है कि ममता बनर्जी चुनाव में सब भूल जाती हैं, लेकिन जब उन पे कोई मुसीबत आती है तो उनको विपक्षी दल और खास तौर पे कांग्रेस याद आती है। और सही भी बात है। इस समय अगर देखा जाए राष्ट्रीय दल के रूप में, राष्ट्रीय विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस से बड़ी पार्टी इस समय कोई नहीं है। चाहे वो दावा शायद कोई भी कर ले, केजरीवाल भी कह लें कि उनका कद बहुत बढ़ गया है, ममता बनर्जी भी कह लें कि उनका कद बढ़ गया है, अखिलेश यादव को बहुत ज्यादा सीट मिली है, लेकिन टोटलिटी में अगर हम बात करें तो इस समय भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, विपक्षी दल है, मजबूत है, बहुत ज्यादा मेंबर्स हैं और उससे कंपैरिजन नहीं हो सकता है। तो ममता बनर्जी का इस तरह से अचानक पासा पलटना कई कांग्रेस के नेताओं को रास भी नहीं आया है और उन्होंने बाकायदा टिप्पणी भी कर दी। लेकिन प्रश्न यही है कि क्या बीजेपी से लड़ने के लिए ये सब विपक्षी दल एकजुट हो पाएंगे या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपस में भी टकराव की स्थिति बनी रहती है। ममता बनर्जी अपने आप को श्रेष्ठ समझती है, शरद पवार का अपना दावा है, अखिलेश यादव का कद ऊंचा हो चुका है और सबके बीच केजरीवाल का कद सबसे ज्यादा ऊंचा हुआ है क्योंकि 2 राज्यों में उनकी सरकार बन चुकी है। कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी है जिनकी 2 राज्यों में सरकार है। तो क्या ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, उनको ये समझना पड़ेगा कि कांग्रेस के बिना उनका गुजारा नहीं है। और जिस तरह की वो बयानबाजी करती रहती है कांग्रेस को लेकर, उससे उन्हें बचना चाहिए। और इसी बात पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ राशिद अलवी जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। हमारे साथ हबीब अख्तर है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राशिद जी, यही जानना चाहेंगे कि ममता बनर्जी ने हेल्प मांगी और आपके जो लीडर्स है, कई लीडर्स ने एकदम टिप्पणी कर दी कि ममता को याद आता है चुनाव के समय सब भूल जाती हैं, वैसे उनको कांग्रेस नजर नहीं आती, लेकिन अब संकट है तो कांग्रेस नजर आती है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये बात बिल्कुल सही है कि ममता बनर्जी कांग्रेस को लेकर हर बार अलहदा बयानात देती रहती। उन पे भरोसा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, ये एक अलहदा चीज़ है। कांग्रेस के नेताओं ने अगर इस पे टिप्पणी की है तो सही टिप्पणी की है, लेकिन विचार करना पड़ेगा हमारी पहली प्रायोरिटी क्या है। क्या कांग्रेस पार्टी विपक्ष के नेताओं से लड़ेगी? अगर ममता बनर्जी को नाकाबिले भरोसा भी मान लिया जाए तो हमारी लड़ाई किनके साथ है? आज सबसे बड़ी जरूरत है कि देश को बचाया जाए, देश के संविधान को बचाया जाए, लोकतंत्र को बचाया जाए और उसको बचाने के लिए किसी के साथ भी समझौता किया जा सकता है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बाहर का रास्ता अगर दिखाना है तो देश के विपक्ष को एक साथ आना होगा। विपक्ष में अलग-अलग पार्टीज हैं और वो पार्टीज इसीलिए हैं कि एक दूसरे पर मुकम्मल भरोसा नहीं करती। अगर एक दूसरे पे मुकम्मल भरोसा हो तो विपक्ष की इतनी सारी पार्टीज नहीं होंगी। सब पार्टीज एक साथ मिलके एक पार्टी बना सकते हैं, लेकिन विपक्ष में जितनी भी पार्टीज हैं, ज्यादातर पार्टीज ऐसी हैं जिनकी विचारधारा में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। सबको मिलके भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, देश को बचाना होगा। इसलिए ये जिम्मेदारी सबसे ज्यादा अगर किसी के कंधे पर आती है तो कांग्रेस
पार्टी की जिम्मेदारी बनती है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर देश में विपक्ष में सबसे बड़ी राजनीतिक दल कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को ममता से भी बात करनी पड़ेगी, शरद पवार जी से भी करनी पड़ेगी, डीएमके से भी करनी पड़ेगी, तमाम अखिलेश यादव से भी करनी पड़ेगी, बिहार से भी करनी पड़ेगी। सबको साथ लेकर ही हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकते हैं। अगर विपक्ष का कोई भी दल ये कहता है कि हमें एक साथ नहीं आना, तो मैं समझता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहा है। बहुत ही अहम बात कही राशिद अल्वी जी ने कि यहाँ पर हमको विपक्ष से लड़ना है या सब एकजुट होकर हमको बीजेपी से लड़ाई लड़नी है, और ऐसे में ममता बनर्जी से बात करनी पड़ेगी। उन्होंने जो कुछ कहा पिछले दिनों, वो उस पर टीका टिप्पणी भी की है कांग्रेस के नेताओं ने, और सही भी कहा है उन्होंने जो कहा है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न अब यही है कि विपक्ष को विपक्ष से लड़ना है या सरकार से लड़ना है, सरकार यानी बीजेपी से लड़ना। और ऐसे में सबको एकजुट होना पड़ेगा। ममता से भी बात करनी पड़ेगी, शरद पवार से बात करनी पड़ेगी, अखिलेश यादव से बात करनी पड़ेगी, तमाम विपक्षी दलों से बातचीत करके, और कांग्रेस को लीड लेनी पड़ेगी क्योंकि अभी भी सबसे बड़ी पार्टी है। और अगर बीजेपी के खिलाफ लड़ना है, जैसा कि राशिद जी का कहना है, तो सबको एकजुट होना पड़ेगा और लीड कांग्रेस को लेनी पड़ेगी और सबसे बात करके चलना पड़ेगा। रुख करते हैं हबीब अख्तर जी की ओर। हबीब जी, आपको क्या लगता है जो महत्वाकांक्षा है ममता बनर्जी की लगातार ऊंची होती जा रही है? जाहिर सी बात है, बंगाल में जिस तरह से उन्होंने शिकस्त की है एनडीए को, एनडीए मींस बीजेपी को, उससे उनका कद बहुत ज्यादा ऊंचा हो गया और उनकी महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और कांग्रेस को वो एक छोटी पार्टी की तरह, जिस तरह से उनके बयान आ रहे हैं, उनका लग रहा है कि कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस की अभी भी कई राज्यों में सरकार है, उसके मेंबर्स बहुत ज्यादा है, और देश भर में कांग्रेस की जो पहचान है वो अभी भी किसी भी पार्टी की पहचान नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि जो ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षा है वो ज्यादा बढ़ गई है? ममता बनर्जी को जो बयानबाजी करनी चाहिए सोच समझकर करनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के बिना उनका भी गुजारा नहीं है। अनु जी, राज्य का कोई भी मुख्यमंत्री बन जाता है, उसके ख्वाब बड़े होते हैं, होने भी चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी, इसमें कोई शक नहीं कि वो ज़मीनी नेता हैं, उनके साथ महिलाएं हैं, युवा हैं, उनके साथ पश्चिम बंगाल की जनता है। लेकिन उनका ड्रॉबैक ये है कि वो अभी तक अपने आप को राष्ट्रीय फलक पर साबित नहीं कर पाई हैं। तृणमूल कांग्रेस कहीं और बढ़ नहीं पाई है। इसके साथ साथ उन्होंने अभी हाल फिलहाल या इससे पहले भी जो चुनाव हुए हैं, देश के विभिन्न राज्यों में वो जाती रही हैं और गई हैं, कैंपेन भी किया है, लेकिन नतीजा क्या है सामने? जहां अपोजिशन के लीडर्स या उनकी पार्टियों की शक्ति ज़्यादा थी, वहां उनकी शक्ति पहले से कम हुई है। और जब नेता चुनने की बात आती है, यूनाइटेड फ्रंट की बात आती है, अपोजिशन यूनाइटेड फ्रंट की बात आती है, तो उसमें वो अकेली नेता नहीं है। नवीन पटनायक हैं, अखिलेश यादव हैं, शरद यादव भी हैं, हालांकि उनकी उम्र थोड़ी सी ज़्यादा है इनकी तुलना में। शरद पवार ठीक है, बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय नेता रहे हैं, लेकिन उनकी भी से है यूनाइटेड अपोजिशन के लिए। लालू प्रसाद यादव भी अभी हैं, मौजूद हैं, और उनकी भी एक से है, एक पार्टी पर से है। और कोई माने तो एक नया नाम भी इसमें जुड़ गया है, वो है अरविंद केजरीवाल। हालांकि उनके प्रति बहुत संशय है, उनके प्रति बहुत नकारात्मक भाव है अपोजिशन में। तो उस अपोजिशन लीडर्स को चुनना है अपना नेता, और ममता बनर्जी जो हैं
इक्वल्स में एक खुद हैं, यानी समान नेताओं, समान दर्जे के नेताओं में एक समान नेता हैं और कोई भी उनको अपना नेता चुनने की स्थिति में नहीं है, मानसिक स्थिति में नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से चाहा, जिस तरह से दिखाया, ठीक है, उन्होंने राज्य में मोदी से टक्कर ली, कोई शक नहीं, उन्होंने बीजेपी से टक्कर ली, इसमें कोई शक नहीं, और उन्होंने साबित किया कि पश्चिम बंगाल में उनका ही परचम लहराएगा। यहाँ तक कि लेफ्ट, मतलब दशकों वहाँ राज करने वाला लेफ्ट, चाहे सीपीआई हो, सीपीएम हो या लेफ्ट का यूनाइटेड फ्रंट हो, सबको उन्होंने किनारे किया, किनारे हो गया। कुछ उनके लोग उनके साथ भी आए, लेकिन इससे ये गलतफहमी ममता बनर्जी को नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों को तो उनसे ये भी शिकायत है कि वो थोड़ा दम्भी भी है, उनमें गुरूर आ गया है, वो सोचती हैं कि वो देश में अपोजिशन में सबसे बड़ी नेता हैं। मतलब खुद आप स्वीकार करें कि मैं नेता हूँ, दूसरों को स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। उन्हें उस तरह से कोई अभी स्वीकार नहीं कर रहा है, इसलिए ममता बनर्जी को खुद चाहिए ये कि जो सर्वसम्मत नेता बने उनके साथ चले। और ये जितने नाम मैंने गिनाए हैं, नवीन पटनायक, अखिलेश यादव, शरद पवार, यादव, लालू प्रसाद यादव, ये इनको नेता नहीं मानते। और एक बात और है, ये सभी नेता राज्यों में तो बीजेपी के लिए चुनौती हैं, लेकिन देश के स्तर पर बीजेपी के लिए चुनौती नहीं है, मोदी के लिए चुनौती नहीं है, आरएसएस के लिए चुनौती नहीं है। उन्हें ये स्वीकार करना चाहिए, जिसने चुनौती दी है अभी तक, बेशक आप गिनती के हिसाब से अगर देखें, कांग्रेस को बहुत कुछ पिछले चुनाव में कुछ मिला नहीं है, बावजूद इसके राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस ने चुनौती दी है। और मतलब जिसे कहते हैं ना, मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का। तो कांग्रेस वो ताकत रखती है आज भी कि वो अपोजिशन का नेतृत्व कर सकती है, और उसने चुनौती दी है, मोदी को चुनौती दी है। ऐसी चुनौती किसी भी अपोजिशन के नेता ने आज तक नहीं दी है, जिस तरह से राहुल गांधी ने चुनौती दी है। इसलिए ममता बनर्जी को अपना ईगो उस तरह से जो है उसे थोड़ा शांत करना चाहिए, देश के हित में सोचना चाहिए। अगर वाकई में आरएसएस, भाजपा इस देश के लिए चुनौती है, तो कांग्रेस को आगे ले जाया जाए, उसके साथ मिलकर किया जाए, जो कुछ करना है, तभी कुछ होगा। और देश बहुत बड़ा है, ममता बनर्जी संयुक्त मोर्चे में रहती हैं, तो बहुत कुछ मिल सकता है, सबको कुछ ना कुछ मिल सकता है। इसलिए सेंट्रल लीडर बनना ममता जी के लिए संभव नहीं है। वो अपने राज्य से बाहर नहीं निकल पाई हैं, राज्य से बाहर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाई हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं। अनुज जी, नमस्कार। तो हबीब अख्तर जो बहुत सालों से राजनीति कवर कर रहे हैं, बहुत ही सटीक उन्होंने जवाब दिया है कि ममता बनर्जी चाहे बंगाल में बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी वो कुछ कमाल नहीं कर पाई है। और जहां जहां उन्होंने कैंपेन की है, जहां जहां उन्होंने खाता खोलने की कोशिश की है, वहां वहां उनका खाता हाल फिलहाल के चुनावों में नहीं खुला है, अभी भी वो बंगाल तक ही सिमटी हुई हैं। इसलिए उनको ये समझना चाहिए कि सभी दलों से बात करनी होगी। सभी जो दल हैं वो उनके समान ही हैं, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो लालू यादव का भी से बता रहे हैं, अखिलेश यादव का से बता रहे हैं, और अब केजरीवाल का भी से आ गया। तो ममता बनर्जी को ये समझना पड़ेगा कि सभी दल का से है और सभी दल से बात करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। उनको अपने आप को एक महत्वाकांक्षा जो है उसको कहीं ना कहीं
दबा कर रखना पड़ेगा और सबका सहयोग लेकर ही वो आगे बढ़ सकती हैं। और दोस्तों ये बात तो बिल्कुल ठीक है, जिस तरह से बीजेपी की लगातार जीत हो रही है, एनडीए लगातार बढ़ता ही जा रहा है और कांग्रेस बिल्कुल सिमटती जा रही है, और देखा जाए तो विपक्ष के नाम पर, विपक्षी दलों के नाम पर कोई ऐसी सॉलिड पार्टी बची नहीं है। तो ऐसा चारा ऐसे में क्या है? डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुली चलाई जा सकती है जब विपक्ष बहुत ज्यादा मजबूत हो, लेकिन आज ऐसे हालात नहीं है। और ऐसे में विपक्षी दल, जो तमाम विपक्षी दल हैं जो अपने अपने राज्य में अच्छा कर रहे हैं, उनका ये कर्तव्य भी बनता है देश के प्रति भी, डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए भी, कि आपस में तालमेल करें। ईगो जो आ गई है बिल्कुल इन विपक्षी दलों में भी, बहुत बार कोशिश करते हैं कि हम मिलकर साथ चलेंगे, मिलकर लड़ेंगे बीजेपी के अगेंस्ट, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि कई जो नेता हैं उनका कद बहुत ज्यादा ऊंचा है और वो चाहते हैं वो विपक्ष को लीड करें, और ऐसा नहीं हो रहा है। उसी के कारण जो है विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा है। और देश में अगर कहा जाए विपक्ष नाम की अब कोई अब है ही नहीं विपक्ष, अगर देखा जाए, क्योंकि कांग्रेस सिमटती जा रही है और केजरीवाल और ममता बनर्जी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनको बहुत समय लगेगा एक राष्ट्रीय दल का रूप लेने में। और ऐसे में वक्त की जो मांग है, जो तकाजा है, वो यही है कि सभी विपक्षी दल आपस में एकजुट हो और आपसी सहमति से एक लीडर चुने और एक स्ट्रांग विपक्ष बनकर सामने आए। जनता भी यही चाहती है कि सरकार के सामने एक स्ट्रांग विपक्ष खड़ा हो, और ऐसे में ममता बनर्जी और कोई नेता हो, उसको कभी भी बयानबाजी करते हुए किसी भी दूसरी पार्टी पे कटाक्ष नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी उनका कद इतना नहीं बढ़ा हुआ है। दोस्तों, न्यूज नशा की कोशिश रहती है कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करने की जो कहीं ना कहीं अनटच रहते हैं, और हमारी एक्सपर्ट्स के माध्यम से हमारी कोशिश रहती है उस पर चर्चा की जाए और एक व्यू सामने रखा जाए। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। देखते रहिए, बने रहिए न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।